बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम और स्ट्रेटजीज कर रहे हैं इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब वो सारी साइंटिफिक स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन को टैकल कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे बेटा टाइम बीतता गया हमारे देश की और ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, तो इस बढ़ती पॉपुलेशन में जो फूड की डिमांड भी बढ़ी। तो अगर तो बेटा पुराने मेथड को ही फॉलो किया रहता तो फूड की डिमांड तो पूरी नहीं होनी थी। और वैसे ही आपको पता है कि आजकल पोल्यूशन कितना हो गया, नई नई तरह की डिजीज़ आ गई हैं और प्लांट को तो क्या एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस करके हम लोग कितने बड़े लॉकडाउन में जा चुके हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त, 5वां मंथ शुरू हुआ है। तो थिंग्स आर नॉट राइट। तो फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए जो जो स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है वो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको एक वैरायटी बतानी है वीट की जिसमें ना तो लीफ स्ट्रिप रस्ट और हिल बर्नट नाम की बीमारी लगे। तो वो जी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी वीट की बनाई गई है हिमगिरी वैरायटी के अकॉर्डिंग। आप नोटिस करोगे कि इसमें बीमारियां नहीं लगती। अच्छा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं दो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट से और उनको आपस में फ्यूज़ कर देते हैं और हमें जो हाइब्रिड मिलता है प्रोटोप्लास्ट का उसको हम एक नए प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमें नया प्लांट मिलता है उसमें दो डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सुमा क्लोन्स? ठीक है, सुमा क्लोन्स होते हैं वो प्लांट जो माइक्रो प्रोपगेशन के तरह के मेथड से जेनेटिकली आइडेंटिकल हो जाते हैं और आइडेंटिकल होने के बाद ओरिजिनल प्लांट से अपने मैच करते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। उनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन। देखिए, प्लांट गॉट ड्यूरिंग माइक्रो प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम वेयर दे आर ग्रोन। अच्छा बेटा, SCP होती है सिंगल सेल प्रोटीन। तो जब हम किसी बैक्टीरिया को होस्ट की तरह यूज़ करते हैं और उसके अंदर जेनेटिकल मैनिपुलेशन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम अपने यूज़ के लिए उसकी बॉडी में से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। तो SCP का मतलब होता है सिंगल सेल प्रोटीन। इट रेफर्स टू एनी माइक्रोबियल बायोमास जो हमने बायोमास प्रोड्यूस किया बाय सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसको हम फूड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फीड एडिटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है चिकन को बहुत अच्छी फीड चाहिए। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें आपके काउस की, काऊ को अच्छी फीड चाहिए, तो उन सबकी फूड में अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन वाला फूड एडिटिव डाल देंगे जिसमें ढेर सारी प्रोटीन होगी तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो ऐसा ही एक बेटा स्पाइरुलिना मैक्सिमा नाम का एक आप कह सकते हो बैक्टीरिया है जिससे हमें प्लांट है जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलती है और बहुत ही प्योर प्रोटीन। आप कह सकते हो कि एक चम्मच स्पाइरुलिना का अगर आपने खा लिया तो वो एक चम्मच स्पाइरुलिना 10 एग्स की प्रोटीन के बराबर होता है। इजंट इट स्ट्रेंज? 10 एग्स की प्रोटीन के बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड। क्या होता है हाइब्रिड? होता है वो ऑफस्प्रिंग जो बनता है क्रॉसिंग द पेरेंट्स विद डिफरेंट कैरेक्टर। डिफरेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को जब हम आपस में क्रॉस करते हैं तो हमें मिलता है हाइब्रिड। एक सिंपल हाइब्रिड है जी हॉर्स का और डंकी का। हॉर्स और डंकी को जब आप आपस में क्रॉस कर देते हो तो आपको ऐसा हाइब्रिड मिलता है जिसमें दोनों की पावर होती है, पर जो म्यूल बना है यानी जो ये हाइब्रिड बना है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पर दोनों कैरेक्टर्स इसमें दिखेंगे, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं।
मामा कर रही। नेक्स्ट है जी हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है? हेटेरोसिस एक तरह का हाइब्रिड विगर, इसको हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, ये सिनोनिम्स हैं। एक्चुअल में बेटा अगर कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर स्पीशीज में मल्टीप्लिकेशन करते रहें, रिप्रोडक्शन करते रहें कंटिन्यूसली, सो बच्चों एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाएगा। यानी सपोज अगर पहले साल हम मेल और फीमेल्स को मेट करेंगे, हमें 100 ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी 100 मिल रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी हमें 100 मिल रहे हैं, पर अब क्या हो जाएगा, हमने उनमें कोई वैरायटी नहीं डाली। ऐसे करते करते जब 2-3 साल हो जाएंगे, जब फर्दर नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपको प्रोडक्शन कम हो जाएगी, 100 ऑफस्प्रिंग की जगह आपको 50 मिलेगी। फिर आगे चलेंगे, फिर 50 की जगह आपको 30 मिलेगी। तो यानी रिप्रोडक्टिव रेट कम हो गया, इसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव रेट का कम हो जाना। It is defined as the superiority of the hybrid over either parent in one or more trait, vigor in growth, yield, resistance to disease, heterosis get lost by inbreeding. So अगर आप चाहते हो कि हाइब्रिड विगर से आप रिकवरी चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ जाए, ऑफस्प्रिंग दोबारा से ज़्यादा बने, सो बच्चों आपने क्या करना है, आप लोगों ने उनकी आउट ब्रीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है, यानी बाहर की स्पीशीज़ के साथ वेरिएशन के साथ आपने क्रॉस करवाना शुरू कर देना है, और हम नोटिस करेंगे हाइब्रिड विगर फिर से ख़त्म हो जाएगा। सो हाइब्रिड विगर कब आता है? जब सेम ही स्पीशीज़ में कंटिन्यूसली हम रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, ब्रीडिंग करते रहते हैं। इसको कैसे कवर किया? फॉरेन की या आउट ब्रीडिंग करके, जिससे हाइब्रिड विगर खत्म हो गया। What are the basic objectives of green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी प्लांट्स की इंक्रीज में, पॉपुलेशन की इंक्रीज से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ एक्सटिंक्ट फार्मलैंड, फार्मलैंड्स बढ़ाने के लिए ताकि पोल्यूशन भी कंट्रोल हो, एनवायरनमेंट भी हेल्दी और फूड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। डबल क्रॉपिंग इन एग्जिस्टिंग फार लैंड। ठीक है, डबल क्रॉपिंग का मतलब एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसल उगाना अलग अलग। जैसे आप लोग गेहूं की फसल लगा रहे हो तो साथ में मक्की भी लगा सकते हो। टू यूज़ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी, इम्प्रूव्ड वेराइटी भी अगर हम यूज़ करेंगे जेनेटिकली तो भी प्लांट की जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बढ़ जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्लांट्स की बननी शुरू हो जाएगी अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। कैसे कैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, फार्म लैंड्स का एरिया बढ़ाने से। नंबर 2, क्रॉप रोटेशन से। नंबर 3, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ को यूज़ करने से। इमैस्कुलेशन क्या होता है? सिंपल बेटा, अगर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है और आप चाहते हो कि उसमें क्रॉस ब्रीडिंग हो, ये हम लोगों ने करा भाई यार, रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में किया था। अगर आप चाहते हैं कि उसमें अपना क्रॉस पॉलिनेशन हो तो आप इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के सारे स्टेमन्स, एंथर और फिलामेंट कैंची के साथ काट दोगे। जब हम उन्हें कैंची से काट देंगे तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो जाएगी। इसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। देखिए, it is the removal of stamen from one of the parent if bisexual before they release their pollen grains। समझ आ गया? अच्छा, बैफलो मिल्क क्यों प्रेफर किया जाता है काउ मिल्क के ऊपर? गाय के दूध के ऊपर भैंसे का दूध क्यों ज़्यादा बेटर माना जाता है? सो बेटा, बैफलो मिल्क जो होता है उसमें ढेर सारा फैट होता है, टोकोफेरोल प्रोटीन होती है, कैल्शियम का बहुत लार्ज डोज होता है, फास्फोरस का भी लार्ज डोज होता है, सोडियम लो होता है, पोटाशियम और कोलेस्ट्रॉल भी लो होता है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस मिल्क है, यानी काऊ मिल्क से भी बेटर माना जाता है इसको। विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर इम्प्रूविंग द कैटल ब्रीड। कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए
मोस्ट कॉमन मेथड बताइए। सो कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड में पहला है जी, सेवरल काउस कैन बी इंसेमिनेटेड बाय सीमेन ऑफ अ सिंगल बुल ऑफ गुड वैरायटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला, ढेर सारे अच्छे कैरेक्टर्स वाला सुपीरियर मेल बुल चूज किया जाए, उसका सीमन लेकर उस सीमन से 300 से 400 काउस को इंसेमिनेट कर दिया जाए, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होंगे और आगे मिल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और मीट की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है। नंबर 2, सीमन कैन बी स्टोर्ड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर सारी काउस को हम लोगों ने इंसेमिनेट कर दिया और सीमेन बच गया, उसको वेस्ट समझ के नहीं फेंकेंगे, उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कई कई साल तक स्टोर रख सकते हैं। हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली इस तरह की फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं और एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी बचती है। नहीं तो उस बुल को जगह जगह ले जाना था इंसेमिनेट करने के लिए। अब बुल सपोज पंजाब में है, वहाँ से हमें उसका सीमन मिल गया, इंजेक्शन के थ्रू वो सीमन चाहे राजस्थान पहुँचा दीजिए आप, चाहे गुजरात पहुँचा दीजिए, चाहे आप उसको केरला पहुँचा दीजिए, इजीली पहुँच जाएगा और ढेर सारी काऊ इंसेमिनेट भी हो जाएंगी। तो जी ये जो मेथड है, ये मेथड सबसे बेस्ट और कॉमन यूज़ किया जाता है कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए। अब आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो एग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो अच्छी क्वालिटी अगर एग की पता लगानी है तो सबसे पहले एग का नंबर, एग का वेट देखा जाता है, एग का साइज़ देखा जाता है, एग की शेप देखा जाता है, शेल का कलर देखा जाता है। शेल के कलर की बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप देसी अंडे आपने खाए हों, देसी अंडों को महंगा भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं, इनमें प्रोटीन बहुत होती है। अगर आप एक दिन में 3 देसी अंडे खा लो तो बेटा आपका पेट उसी समय ख़राब हो जाएगा, इतने गर्म होते हैं वो। तो इसको सर्दियों में बहुत खाया जाता है। तो देसी अंडों की जो एग्स की जो शेल होती है ना, वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर की होती है। वहाँ से पहचान है देसी अंडों की। तो देखिए आपने कि एग शेल के कलर को देख के भी पता चल जाता है कि एग की क्वालिटी कैसी होगी, शेल क्वालिटी, और फाइनली न्यूट्रिटिव इम्पोर्टेंस, उस एग की कितनी इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन में। तो ये मेन 7 पॉइंट है जिनको माइंड में रखा जाता है, जिससे हमें गुड क्वालिटी ऑफ एग डिटेक्ट होती है। सो टोटल बेटा आज मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन करवा दिए। इनको साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी बायो की कॉपी में ज़रूर लिखना, याद करना। कोई भी क्वेरी है तो मुझे पूछ लेना, मैं आज शाम को या दोपहर में आपकी मीट क्लास लगाऊंगा। सो केमिस्ट्री बायो की सारी क्वेरीज मैं कवर कर दूंगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो आप प्लीज़ जब भी ऑनलाइन क्लास में मिलते हो, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम पूछ लिया करो।